हेलो दोस्त, चलो स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे प्रकाश का अपवर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसमें क्या पढ़ेंगे? तो इसमें पढ़ेंगे अपवर्तन के बारे में, अपवर्तन का कितना नियम होता है उसके बारे में, स्नेल का नियम क्या है उसके बारे में, फिर पढ़ेंगे हम प्रिज्म क्या है उसके बारे में, फिर पढ़ेंगे लेंस कितने प्रकार का होता है, अवतल लेंस क्या है, उत्तल लेंस क्या है, उत्तल लेंस में प्रतिबिंब जो छह तरह का बनता है वो कैसे कैसे बनता है, लेंस में जो प्रतिबिंब बनता है एक अवतल लेंस में जो प्रतिबिंब बनता है एक तरह का वो कैसे बनता है, लेंस के क्षमता के बारे में, लेंस सूत्र के बारे में, ठीक है ना। तो ये सभी आज हम देखेंगे, ठीक है। आज हम बता देना चाहते हैं कि यह वीडियो जो है हम अपना दोनों चैनल पर अपलोड करेंगे, ठीक है ना। एक चैनल है जगदेव क्लास है जिसमें हम क्लास 10 को पढ़ाते हैं, और एक चैनल है मेरा जीके जीएस मस्ती जिसमें जनरल कंपटीशन का सभी सब्जेक्ट का तैयारी करवाते हैं जीके जीएस से संबंधित, ठीक है ना। तो इसमें इस पर हम दोनों यह वीडियो हम दोनों चैनल पर अपलोड करेंगे। तो हम बता देना चाहते हैं क्लास 10 वाले स्टूडेंट को कि जगदेव क्लासेस पर यह वीडियो अपलोड करेंगे तो उसके नीचे डिस्क्रिप्शन में जीके जीएस मस्ती का लिंक हम डाल देंगे। तो आप लोग ज़रूर जाके जीके जीएस मस्ती चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आप ही लोग जो हैं उसका भी सब्सक्राइब भी बढ़ा सकते हैं। तो अभी आप लोग जाएँ, वीडियो को रोकें और डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है पहले जाके सब्सक्राइब कर लें, उसके बाद फिर वीडियो देखें, ठीक है ना। चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहले पढ़ेंगे प्रकाश का अपवर्तन। अपवर्तन मतलब कुछ नहीं होता, अपवर्तन मतलब होता है मुड़ना, अपवर्तन मतलब मुड़ना, अपवर्तन मतलब मुड़ना। जैसे प्रकाश मुड़ेगा तो प्रकाश का अपवर्तन, ध्वनि मुड़ेगा तो ध्वनि का अपवर्तन, तुम मुड़ जाओगे तो तुम्हारा अपवर्तन, ठीक है ना। तो अपवर्तन मतलब होता है मुड़ना। लेकिन अपवर्तन पढ़ने से पहले हमको चाहिए माध्यम, कम से कम कितना माध्यम चाहिए? तो कम से कम 2 माध्यम चाहिए, ठीक है ना, कम से कम 2 माध्यम। और वो 2 माध्यम में भी एक विरल होना चाहिए, एक सघन होना चाहिए। आप समझेंगे, जैसे यहाँ देखो तो ये देखो पानी है, तो पानी हो गया एक माध्यम, और पानी के ऊपर क्या है? पानी के ऊपर हवा है, तो हवा हो गया दूसरा माध्यम, ठीक है ना। और ये दोनों माध्यम में अंतर है, एक विरल है और एक सघन है, ठीक है ना, एक विरल है और एक सघन है। तो पहले समझते हैं विरल माध्यम किसे कहते हैं और सघन माध्यम किसे कहते हैं। देखो, विरल और सघन में कुछ नहीं है। माध्यम जो ज़्यादा गाढ़ा रहेगा वो होगा सघन, और जो कम गाढ़ा होगा वो होगा विरल। गाढ़ा समझते हैं ना, गाढ़ापन। जैसे बात करें हम हवा और पानी, तो हवा और पानी में ज़्यादा गाढ़ा कौन है? तो ज़्यादा गाढ़ा होता है पानी। हवा तो गैस होता है, वो तो उड़ते रहता है, तो वो कम गाढ़ा होता है। तो हवा हो गया पानी हो गया ज़्यादा गाढ़ा, तो पानी हो गया सघन माध्यम और हवा हो गया विरल माध्यम। लेकिन पानी की तुलना अगर हम दूध से कर दें, तो पानी और दूध का जब तुलना करें तो पानी से ज़्यादा गाढ़ा होता है दूध। तो अब यहाँ पानी हो गया विरल माध्यम और दूध हो गया सघन माध्यम। लेकिन दूध की तुलना यही हम शहद से कर दें, शहद से, तब हम जब दूध और शहद का तुलना करेंगे तो दूध जो है शहद से कम गाढ़ा होता है, शहद ज़्यादा गाढ़ा होता है। शहद हो जाएगा सघन माध्यम और दूध आ जाएगा विरल माध्यम। क्या हो जाएगा? विरल माध्यम। लेकिन जब हम शहद और कांच का तुलना करेंगे, कांच मतलब आप लोग समझते हैं शीशा, तब क्या होगा? तो शहद जो है वो क्या हो जाएगा? शहद हो जाएगा विरल माध्यम और कांच हो गया ठोस, तो कांच हो जाएगा सघन माध्यम। लेकिन जब हम उसी कांच को तुलना कर देंगे हीरा से, तो आप लोग जानते हैं कि सबसे कठोर पदार्थ कौन होता है? हीरा। सबसे कठोर पदार्थ कौन होता है? हीरा। जब सबसे कठोर पदार्थ हीरा है तो हीरा हो जाएगा सघन माध्यम और कांच हो जाएगा विरल माध्यम। इससे आप क्या सीखें? इससे सीखें कि कोई भी माध्यम हमेशा विरल या सघन नहीं होता, वो डिपेंड करता है कि उसके साथ कौन खड़ा है। जैसे आप समझें, ठीक है ना, उसके साथ कौन खड़ा है। जैसे हवा के साथ पानी है तो पानी हो जाएगा ज़्यादा गाढ़ा, तो पानी हो गया सघन माध्यम, हवा हो गया विरल माध्यम। लेकिन पानी के साथ यही आ जाता है कौन? कांच आ जाएगा, तो कांच हो जाएगा सघन माध्यम, पानी हो जाएगा विरल माध्यम। लेकिन कांच अभी सघन माध्यम है, लेकिन कांच के साथ आ जाएगा हीरा, तो हीरा हो जाएगा सघन माध्यम और कांच हो जाएगा विरल माध्यम, ठीक है ना। तो कोई भी माध्यम हमेशा सघन और विरल नहीं होता, वो डिपेंड करता है कि उसके साथ कौन खड़ा है। नहीं समझे तो एक अच्छा एग्जाम्पल देकर आप लोग को समझाते हैं। जैसे देखो, ये बच्चा है, इसको हम फाइट करवा देंगे एक बड़ा आदमी से। किससे करा देंगे? बड़ा आदमी से। तो बताओ कौन जीतेगा? बड़ा आदमी जीतेगा। तो बच्चा हो गया ये क्या? विरल, और बड़ा आदमी क्या हो जाएगा? सघन। जैसे इसका फाइट करा देते हैं हम राजकुमार राव जो हीरो है उससे। देखो, उस बच्चा का हम फाइट करा दिए, ये राजकुमार राव हीरो है, इसका फिल्म कौन था? शादी में जरूर आना, तो ये हीरो है, उससे फाइट करा दिए। तो सिंपल है, राजकुमार राव बड़े हैं तो ये जीत जाएंगे, और बच्चा जो है वो क्या है? छोटा है, तो हार जाएंगे। तो राजकुमार राव अभी क्या है? अभी हो गया सघन माध्यम, और बच्चा क्या हो गया? विरल माध्यम। क्या हो गया? विरल, ठीक है ना। और लेकिन जब राजकुमार राव की तुलना हम कर देंगे टाइगर श्रॉफ से, बोलेंगे ये दोनों फाइट कराओ कौन जीतेगा, तो बताओ सिंपल बात है, कौन जीत जाएगा? टाइगर श्रॉफ जीत जाएगा।
तो अभी राजकुमार राव बच्चा के सामने सघन था, लेकिन जब टाइगर श्रॉफ आ गया तो राजकुमार राव हो गया बिरल, और टाइगर श्रॉफ अब जीत जाएगा तो टाइगर श्रॉफ हो गया सघन। लेकिन जब यही टाइगर श्रॉफ को हम तुलना करा देंगे किससे, ये देखो ग्रेट खली से, तो अभी देखो अभी राजकुमार राव और टाइगर श्रॉफ को हम बताए थे तो टाइगर श्रॉफ हो गया सघन और राजकुमार राव हो गया बिरल, ठीक है ना। लेकिन जब टाइगर श्रॉफ का तुलना हम करा देंगे ग्रेट खली से तो सिंपल है, टाइगर श्रॉफ और ग्रेट खली में कौन जीतेगा, ग्रेट खली जीत जाएगा। तो अब टाइगर श्रॉफ हो गया बिरल और ग्रेट खली हो गया सघन, ठीक है ना। यानी आप क्या सीखें कि सघन माध्यम और बिरल माध्यम हमेशा, कोई माध्यम हमेशा सघन और बिरल नहीं होता है, वह डिपेंड करता है कि उसके साथ कौन है, उसके आधार पर वो सघन और बिरल होता है। अब हम समझते हैं कि जब प्रकाश की किरण बिरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तो क्या होता है, ठीक है ना। तो देखो जैसे आप अभी क्या कर रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं यानी दौड़ रहे हैं, ठीक है ना, सिंपल दौड़ रहे हैं। तो दौड़ रहे हैं एकाएक आ गया नदी में पानी, तो आप नदी में पानी में हिल गए, तो बताओ, तो जब दौड़ रहे थे तो आपका हाथ पैर कहाँ चल रहा था हवा में, कहाँ चल रहा था हवा में। तो अभी थे आप हवा में, लेकिन हवा से जैसे ही आप पानी में गए, नदी में गए, तो आपका वेग घटेगा कि बढ़ेगा, सिंपल बताओ। तो सिंपल है कि पानी में आप उतना तेज नहीं दौड़ पाएंगे जितना आप हवा में दौड़ रहे थे, ठीक है ना। यानी जब हवा क्या गया बिरल माध्यम, पानी क्या गया सघन माध्यम, तो जब आप हवा से पानी में चल गए यानी बिरल माध्यम से सघन माध्यम में चल गए तो आपका वेग घट गया। तो पहला नियम क्या हुआ कि जब प्रकाश बिरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तो उसका वेग घट जाता है, उसका वेग क्या होता है, घट जाता है। अब यहाँ ध्यान दो, वेग घट गया, क्या हुआ, जब बिरल से सघन में जाएगा तो वेग घटेगा, तो इसका उल्टा भी तो सही होना चाहिए कि जब सघन से बिरल में आएगा तो वेग बढ़ जाएगा, सिंपल बात है। यानी अभी दौड़ रहे थे आप ज़मीन पर, ठीक है ना, तो ज़मीन पर दौड़ रहे थे, ज़मीन से ऐसे पानी में गए तो क्या हो गया, आपका वेग घट गया, लेकिन पानी से निकल के फिर ज़मीन पर आ जाए तो आप तेज़ दौड़ने लगेंगे तो वेग बढ़ गया, ठीक है ना। अब जब वेग जो है ना, जो वेग है ये होता है तरंगदैर्घ्य के समानुपाती, किसका समानुपाती, तरंगदैर्घ्य का समानुपाती होता है। यानी वेग बोलेगा कि इस तरंगदैर्घ्य बोलेगा कि ए वेग अगर तुम बढ़ेगा तो हम भी बढ़ेंगे, अब वेग तुम घटेगा तो हम भी घटेंगे, कौन बोलेगा, ये तरंगदैर्घ्य बोलेगा, कौन बोलेगा, तरंगदैर्घ्य। तो बताओ जब बिरल माध्यम से सघन माध्यम में गए तो वेग घट गया तो तरंगदैर्घ्य बढ़ेगा घटेगा, तो तरंगदैर्घ्य बोलेगा हम भी घटेंगे तो तरंगदैर्घ्य भी क्या हो जाएगा, घट जाएगा, क्या हो जाएगा, घट जाएगा, ठीक है ना। तरंगदैर्घ्य मतलब क्या होता है, तरंगदैर्घ्य मतलब सिंपल समझो, तरंगदैर्घ्य मतलब होता है उछल उछल के चलना। ऐसे देखो एक ये चल रहा है, एक ये चल रहा है, ठीक है ना, और एक ये चल रहा है, तो बताओ किसका तरंगदैर्घ्य ज़्यादा है। तो देखो ये कम दूरी उछल रहा है, यहाँ से इतने दूरी उछला, फिर इतना दूर उछला, फिर इतना दूर उछला, लेकिन ये ज़्यादा दूरी उछल रहा है, यहाँ से उछल के डायरेक्ट यहाँ चल गया, तो तरंगदैर्घ्य किसका ज़्यादा होगा, तो ऊपर वाला का तरंगदैर्घ्य कम होगा और नीचे वाला का तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होगा। ऊपर वाला का जब तरंगदैर्घ्य कम है तो इसका वेग भी कम होगा, नीचे वाला का वेग ज़्यादा होगा। अब बताओ, अब जब जैसे समझते हैं आप ज़मीन पर दौड़ रहे हैं तो आपका हाथ और पैर कहाँ उछल रहा है, हवा में उछल रहा है, और अब दौड़ते दौड़ते आप पानी में चल गए हैं, ठीक है ना। तो जैसे आप ज़मीन पर दौड़ रहे थे तो आप लंबा लंबा छलांग लगा रहे थे, यानी ज़्यादा दूर उछल रहे थे तो आपका तरंगदैर्घ्य ज़्यादा था, वेग ज़्यादा था। लेकिन पानी में जाएंगे तो आपका छलांग जो ज़्यादा था हवा में वो छलांग घट जाएगा, ठीक है ना, तो आपका वेग भी घट गया और तरंगदैर्घ्य भी क्या हुआ, घट गया। लेकिन याद रखना कि तरंगदैर्घ्य और वेग में परिवर्तन होता है लेकिन आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता, है। अब यहाँ समझो कि जब प्रकाश बिरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगा, सघन से बिरल में जाएगा तो क्या होगा, तो देखो ये इसके ऊपर जो है ये क्या है, हवा है, और इसके नीचे क्या है, पानी है। तो हवा और पानी का तुलना करेंगे तो हवा हो जाएगा बिरल माध्यम, पानी हो जाएगा सघन माध्यम। अब प्रकाश देखो किधर से किधर जा रहा है, प्रकाश अभी पहले कहाँ है, प्रकाश पहले है बिरल माध्यम यानी हवा में, तो बिरल माध्यम में, अब बिरल माध्यम से प्रकाश कहाँ जा रहा है, सघन माध्यम में यानी पानी में। तो क्या हुआ, देखो ये किधर मुड़ गया, तो यहाँ ध्यान देना आप लोगों को, ये जो है ये अभिलंब की ओर मुड़ गया, किधर मुड़ गया, अभिलंब की ओर मुड़ गया। ये भाई साहब को सीधा जाना चाहिए था लेकिन ये क्या हुआ, किधर मुड़ गया, ये अभिलंब की ओर मुड़ गया। अभिलंब यानी ये जो 90 डिग्री पर है इसके ओर मुड़ गया, किसके ओर मुड़ गया, अभिलंब की ओर। तो बताओ जब प्रकाश बिरल माध्यम से, हवा बिरल हो गया, पानी यानी सघन हो गया, तो जब प्रकाश बिरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है, एक नियम ये हो गया, जब प्रकाश बिरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तो किधर मुड़ता है, अभिलंब की ओर, किधर मुड़ता है, अभिलंब की ओर, किधर मुड़ता है, अभिलंब की ओर, किधर मुड़ता है, अभिलंब की ओर। देखो यहाँ पर ये पानी में था तो पानी, सॉरी ये हवा में था तो ये हवा में हो गया बिरल,
अब कहाँ चला गया, पानी में गया तो किधर मुड़ गया, ये भाई साहब को जाना चाहिए था सीधे, लेकिन मुड़ गया किधर, अविलंब की ओर, अविलंब की ओर मुड़ गया ना, अविलंब इधर है तो इधर ही मुड़ गया। तो जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वह अविलंब की ओर मुड़ जाती है, अविलंब की ओर मुड़ जाती है, यानी अविलंब की ओर सटने की कोशिश करता है, अविलंब की ओर सटने, ये अविलंब है ना, तो देखो ये जाना चाहिए इधर, लेकिन ये अविलंब की ओर सटने का कोशिश करता है, ठीक है ना। तो जब प्रकाश विरल से सघन में जाता है तो अविलंब की ओर मुड़ जाती है, तो इसका उल्टा भी तो सही होना चाहिए ना, इसका उल्टा भी सही होना चाहिए। तो देखो अब ले लिए पानी ऊपर में, कहाँ लिए, पानी लिए ऊपर में, और हवा लिए नीचे में, तो पानी हो गया सघन, हवा हो गया विरल। तो अब प्रकाश कहाँ है, तो अब प्रकाश देखो पहले कहाँ है, तो पहले प्रकाश है कहाँ पर, पहले है पानी में, यानी सघन माध्यम में, कहाँ पर है, सघन माध्यम में है। अब सघन माध्यम से कहाँ जा रहा है, अब जा रहा है हवा में, कहाँ जा रहा है, तो हवा में। तो देखो ये किधर भाग गया इधर, किधर भाग गया, ये साइड, तो ये किधर मुड़ गया, तो ये अविलंब से दूर भाग गया, कहाँ भाग गया, अविलंब से दूर भाग गया है। इस भाई साहब को, ये प्रकाश को जाना चाहिए था सीधा, लेकिन ये किधर भाग गया, ये अविलंब से दूर भाग गया। क्यों, क्योंकि ये पानी से जा रहा है हवा में, पानी यानी सघन माध्यम, हवा यानी विरल माध्यम, जब सघन माध्यम से विरल माध्यम, जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो प्रकाश अविलंब से दूर भागती है, प्रकाश अविलंब से दूर भागती है। तो दो नियम हो गया, पहला क्या, जब विरल से सघन में जाएगा तो अविलंब की ओर मुड़ जाएगी, यानी अविलंब की ओर सट जाएगी, और जब सघन से विरल में जाएगी तो अविलंब से दूर भागेगी, ठीक है ना। तो ये दो नियम हो गया। अब स्टूडेंट बोलता है कि कन्फ्यूजन होता है कि कब अविलंब की ओर मुड़ेगा, कब अविलंब से दूर भागेगा, इसमें कन्फ्यूजन होता है। तो हम सिंपल बताते हैं, आप मान लो मोटरसाइकिल चला रहे हैं, ठीक है ना, तो अभी अब आप गांव में चला रहे हैं और चलाते चलाते आप पहुंच गए मार्केट में, बताओ गांव आपका विरल माध्यम हो गया, क्योंकि गांव था, गांव में कम भीड़ होता है और मार्केट में ज़्यादा भीड़ होता है, तो मार्केट हो गया सघन माध्यम। तो जैसे आप गाँव से पहुँचे मार्केट में तो आपका क्या होगा, आपका वेग भी कम हो जाएगा। तो विरल से सघन में गए तो आपका वेग घट गया, और जब आप मार्केट पहुंचेंगे तो आपको सट के चलना पड़ेगा, सब गाड़ी से सट के चलना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ उतना जगह नहीं है, तो आपको सब गाड़ी से सट के चलना पड़ेगा, ठीक है ना। तो आप जब विरल से सघन में गए तो सट के चल रहे हैं, यानी अविलंब की ओर मुड़ गए, अविलंब की ओर मुड़ गए। लेकिन जैसे ही आप मार्केट से बाहर निकल गए फिर हुर्र से ना क्या कीजिएगा, सगरों फिर जिधर मन उधर चलाने लगिएगा और दूर दूर भागिएगा। तो क्या होगा, तो आप जब सघन से विरल में निकल गए तो क्या हुआ, तो आप फिर दूर भागने लगे, ठीक है ना, और तेज़ी से भागने लगे, यानी अविलंब से दूर चल गए, ठीक है ना। अब समझते हैं प्रकाश का अपवर्तन। तो प्रकाश का अपवर्तन कुछ नहीं है, प्रकाश का अपवर्तन वही है कि बोलेंगे प्रकाश का अपवर्तन क्या है, तो प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरी माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपनी पूर्व पथ, इसका पहला पथ क्या है, यही है, लेकिन इधर गया क्या, नहीं, वह अपना पूर्व पथ से विचलित हो गया, इसी को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन। तो क्या बोलेंगे, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरी माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपना पथ से थोड़ा विचलित हो जाता है, प्रकाश का, इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। यहाँ भी वही हुआ, जब प्रकाश पहला एक माध्यम में है, अब देखो दूसरी माध्यम में पहुँचा तो सीधा जाना चाहिए, सीधा नहीं जा पाया, ये क्या हुआ, थोड़ा मुड़ गया, क्या हुआ, थोड़ा मुड़ गया है, ठीक है ना। तो यहाँ भी क्या हुआ, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरी माध्यम में प्रवेश किया तो वह अपना पूर्व पथ से थोड़ा विचलित हो गया है, प्रकाश के इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहेंगे। क्या कहेंगे, प्रकाश का अपवर्तन। अब देखते हैं दैनिक जीवन में जो प्रकाश का अपवर्तन होता है वो क्या क्या है। यहाँ देखो, अब देखे होंगे कि जो एक शीशा का गिलास ले लें, उसमें पानी भर दें, उसमें अपना पेंसिल को या रड को या कुछ को, छड़ी को डुबा दें, ठीक है ना। तो आप देखेंगे क्या, आप देखेंगे कि जहाँ पानी स्टार्ट हो रहा है, ठीक है ना, यानी जहाँ पेंसिल जो है पानी में प्रवेश कर रहा है वहाँ पर पेंसिल जो है ऊपर से नहीं देखना है, देखना है ये साइड से, ठीक है ना, ये साइड से देखना है, ऊपर से नहीं देखना है। तो आप देखिएगा क्या कि आप जो है देखेंगे जहाँ पेंसिल जो है पानी में प्रवेश कर रहा है वहाँ से थोड़ा मुड़ा हुआ दिखाई देगा, क्या दिखाई देगा, मुड़ा हुआ दिखाई देगा। तो ये क्यों दिखाई दे रहा है, क्योंकि प्रकाश के अपवर्तन हो रहा है। तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण छड़ी या रड या पेंसिल का पानी में मुड़ा दिखाई देता है। अगला समझते हैं, ऐसे देखो ये क्या है, मछली, क्या है, मछली। तो देखो मछली कहाँ पर है, मछली है आपका यहाँ पर, क्या पर है, वास्तव में मछली यहाँ है, वास्तव में मछली कहाँ है, यहाँ पर। लेकिन ये भाई साहब क्या कर रहा है, मछली मारने गया, भाला से मछली को मार रहा है, देख लिया कि मछली है। तो ये भाई साहब को मछली कहाँ दिखाई देगा, यहाँ ऊपर दिखाई देगा, कहाँ दिखाई देगा, ऊपर। और ये भाई साहब क्या करेगा, मछली को मार देगा यहाँ भाला, तो क्या मछली मरेगा, मछली नहीं मरेगा। क्यों नहीं मरेगा, क्योंकि प्रकाश के अपवर्तन के कारण मछली यहाँ पर था, वास्तव में मछली नीचे था।
लेकिन मछली कहाँ दिखाई दिया, मछली दिखाई दिया यहाँ ऊपर। मछली कहाँ दिखाई दिया, मछली दिखाई दिया यहाँ ऊपर। अब ये भाई साहब मारेगा तो मछली मरेगा भी नहीं, इसका भाला भी पानी में चला जाएगा। तो बताओ, पूछेगा बताओ कि मछली का अपने वास्तविक स्थिति से थोड़ा ऊपर दिखाई देना, मछली का अपने वास्तविक स्थिति से थोड़ा ऊपर दिखाई देना किसके कारण दिखाई देता है, प्रकाश का अपवर्तन के कारण। देखो यहाँ प्रकाश गया था, इस सघन माध्यम में है, सघन माध्यम में यहाँ पर हम अभिलंब खींच देते हैं, ठीक है ना। तो जब सघन से विरल में जाएगा तो क्या होगा, अभिलंब से दूर भागेगा, तो अभिलंब से दूर भाग गया। अब ये प्रकाश लगेगा इधर से आ रहा है तो मछली यहाँ थोड़ा ऊपर दिखाई देगा, ठीक है ना। इस प्रकार यहाँ पर है चम्मच, चम्मच देखो तो चम्मच जहाँ पर पानी में प्रवेश कर रहा है वहाँ टेढ़ा दिखाई दे रहा है, क्यों दिखाई दे रहा है, प्रकाश का अपवर्तन के कारण, प्रकाश का अपवर्तन के कारण। उसी प्रकार देखो पानी में सिक्का है, पानी में क्या है, सिक्का है, पानी में क्या है, सिक्का है। और ये भाई साहब ये छोटुआ जो है, छोटुआ ये देख रहा है सिक्का को, तो सिक्का से प्रकाश गया कहाँ, अभी पानी में जा रहा है, ये कहाँ जा रहा है, अभी कहाँ जा रहा है, पानी में। कहाँ जा रहा है, तो देखो सिक्का से प्रकाश निकला, ठीक है ना, और कहाँ जा रहा है, पानी में। अभी तक तो वो पानी में है, ठीक है ना। तो पानी हो गया सघन माध्यम। अब ये कहाँ प्रवेश करेगा, अब प्रवेश करेगा ये हवा में। कहाँ प्रवेश करेगा, हवा में। तो ये हम बना दिए अभिलंब, ये मेरा क्या हो गया, ये हो गया अभिलंब। तो जैसे ही सघन से हवा में यानी विरल माध्यम में जाएगा तो ये अभिलंब से दूर भागेगा, किधर भागेगा, अभिलंब से दूर। जिसके कारण ये लगेगा कि ये प्रकाश आ रहा है पीछे से, कहाँ से आ रहा है, पीछे से। और ये जो है सिक्का अपने वास्तविक स्थिति से ऊपर दिखाई देगा। तो ये किसके कारण, तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण। आप लोग देखते होंगे कि बोलता होगा कि, तो चलो आप लोग तो प्रकाश का अपवर्तन समझ गए होंगे। अब समझते हैं आपतित किरण क्या होता है, अपवर्तित किरण क्या होता है। तो अब समझते हैं आपतित किरण क्या होता है और अपवर्तित किरण क्या होता है। इससे पहले हम बता देना चाहते हैं क्लास 10 वाला स्टूडेंट को कि आप लोग जाएं डिस्क्रिप्शन में, यानी नीचे जो है वहाँ लिंक दे दिए हैं हम, ठीक है ना, जीके जीएस मस्ती चैनल का। वो जाकर चैनल आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लें। और आपका जो बड़ा भाई है जो कंपटीशन का तैयारी कर रहा है या दोस्त उसे उसको भी बता दें चैनल के बारे में। और वहाँ पर हम पाचन तंत्र का वीडियो अपलोड कर दिए हैं, ठीक है ना। तो आप लोग वहाँ जाकर देखें, 3D वीडियो में हम वहाँ पर बताएं पाचन तंत्र, ठीक है। तो जरूर जाएँ आप लोग, अभी तो जाएँ सब्सक्राइब करें, ठीक है ना। देखो आपतित किरण किससे कहेंगे, तो आने वाली किरण को आपतित किरण कहा जाता है। देखो ये किरण आ रही है तो आने वाली किरण को आपतित किरण, 3 बार बोलो, आने वाली किरण को आपतित किरण, आने वाली किरण को आपतित किरण, आने वाली किरण को आपतित किरण, ठीक है ना। और दूसरा माध्यम में ये हो गया, अभी पहला माध्यम क्या है, ये कोई माध्यम हो गया, हवा मान लो। और ये क्या है, ये पानी मान लो। क्या मान लिए, पानी। क्या मान लिए, पानी। तो आने वाली किरण को आपतित किरण, आने वाली किरण को आपतित किरण, आने वाली किरण को आपतित किरण। अपवर्तित किरण किसको कहेंगे, तो अपवर्तित किरण कहेंगे दूसरी माध्यम में मूर कर, दूसरी माध्यम में मूर कर, दूसरी माध्यम में मूर कर जाने वाली किरण को अपवर्तित किरण कहेंगे। क्या कहेंगे, अपवर्तित किरण कहेंगे। क्या कहेंगे, अपवर्तित किरण। तो यहाँ पर ये बता दो यहाँ पर क्या होगा, तो देखो ये किरण, यहाँ ध्यान दो, यहाँ पर ये किरण आ रही है तो ये हो गया आपतित किरण। ये देखो दूसरी माध्यम में मूर के जा रहे थे, क्या हो गया, ये हो गया अपवर्तित किरण। लेकिन परावर्तन में क्या पढ़ेंगे, परावर्तन में दूसरा माध्यम में प्रवेश नहीं करेगा, क्योंकि परावर्तन जो होता है वो होता है अपारदर्शी वस्तु से होता है। तो परावर्तन में क्या करेगा, इस तरह टकरा के लौट जाएगा। तो परावर्तन में जो किरण टकरा के लौटेगा उसको बोलेंगे परावर्तन किरण। क्या बोलेंगे, परावर्तन किरण। अब समझते हैं कि आपतन कोण क्या होता है और अपवर्तन कोण क्या होता है, आपतन कोण और अपवर्तन कोण। तो देखो ये मेरा है आपतित किरण, ये क्या है, आपतित किरण। और ये क्या है, अभिलंब। क्या है, अभिलंब। तो बोलो ये आपतित किरण और ये अभिलंब, ये आपतित किरण और ये अभिलंब। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को आपतन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, आपतन कोण। तो क्या कहते हैं, आपतित किरण अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को आपतन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं। अब बात आया कि अपवर्तन कोण किसे कहते हैं, तो अपवर्तन कोण किसे कहेंगे, तो ये हो गया अभिलंब और ये हो गया अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण। तो अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच बनने वाले कोण को अपवर्तन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, अपवर्तन कोण। क्या कहते हैं, अपवर्तन कोण। तो अपवर्तन कोण को R से इंडिकेट करते हैं और आपतन कोण को I से इंडिकेट किया जाता है। यहाँ बताओ, यहाँ पर ये हो जाएगा आपतन कोण। क्या हो जाएगा, आपतन कोण। आपतन कोण को I से इंडिकेट करते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, अपवर्तन कोण। अपवर्तन कोण को R से इंडिकेट करते हैं। किससे करते हैं, R से इंडिकेट करते हैं। आपतन कोण और अपवर्तन कोण बराबर नहीं होता है, आपतन कोण अपवर्तन कोण बराबर नहीं होता है, ठीक है ना। लेकिन परावर्तन में जब पढ़ाएंगे परावर्तन में, तो उसमें क्या होता है, उसमें आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है, ठीक है ना। देखो तीसरा बात ये ध्यान रखना है कि जब आपतित किरण जो है, आपतित किरण 90 डिग्री पर, ठीक है ना, 90 डिग्री पर एक माध्यम से दूसरी माध्यम में जाएगी
ठीक है, 90 डिग्री यानी 90 डिग्री पर एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी तो बिना मुड़े सीधे निकल जाएगी, बिना मुड़े सीधे निकल जाएगी, यानी बिना अपवर्तन के सीधे निकल जाएगी। कब? तो जब 90 डिग्री पर आएगी तो बिना मुड़े सीधे निकल जाएगी, यानी बिना अपवर्तन के सीधे निकल जाएगी। ठीक है ना। अब समझते हैं अपवर्तन का कितना नियम होता है। तो अपवर्तन का दो नियम, अपवर्तन का दो नियम होता है, परावर्तन का भी दो नियम होता है। तो अपवर्तन का पहला नियम और परावर्तन का पहला नियम सेम होता है। ठीक है ना। सिर्फ जहाँ पर परावर्तन में हम परावर्तन किरण बोलेंगे, परावर्तित किरण बोलेंगे, वहीं पर अपवर्तन में अपवर्तन किरण बोलेंगे। परावर्तन में परावर्तन किरण, अपवर्तन में अपवर्तित किरण, परावर्तन में परावर्तित किरण, अपवर्तन में अपवर्तित किरण। तो पहला नियम क्या है? पहला नियम देखो क्या है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और उस बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में होता है। देखो एक ही जगह है ना, एक ही जगह है तो एक ही तल में होता है। ये हो गया पहला नियम। क्या बताए थे हम बताए थे आपतित किरण, अपवर्तित किरण और उस बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में होता है, तीनों एक ही तल में होता है। यह है पहला नियम, अपवर्तन का पहला नियम। अपवर्तन का जो दूसरा नियम है उसको बोलते हैं सनेल का नियम। क्या कहा जाता है? सनेल का नियम, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो दूसरा नियम अपवर्तन का जो दूसरा नियम होता है उसको बोलते हैं सनेल का नियम। क्या बोलते हैं? सनेल का नियम। और सनेल का नियम काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। सनेल के नियम में क्या कहा जाता है? सनेल के नियम में कहा जाता है कि प्रकाश का किसी विशेष वर्ण के लिए, वर्ण मतलब रंग, वर्ण मतलब रंग, वर्ण मतलब रंग, तो प्रकाश के किसी विशेष वर्ण के लिए, प्रकाश कितना रंग से मिलकर बना होता है? सफ़ेद प्रकाश 7 रंग। कौन कौन? बैजानी पीनाला, बैजानी पीनाला, यानी बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, लाल। ठीक है ना। तो ये 7 रंगों से मिलकर बनाता है, तो कोई भी एक रंग के लिए। ठीक है ना। तो प्रकाश के किसी विशेष वर्ण यानी रंग के लिए आपतन कोण, आपतन कोण क्या बोल रहे हैं हम बोल रहे हैं आपतन कोण, आपतन कोण की जिया, जिया मतलब साइन, जिया मतलब साइन, जिया मतलब साइन, आपतन कोण, तो आपतन कोण यानी आई, आपतन कोण यानी आई। ठीक है ना। तो आपतन कोण की जिया और अपवर्तन कोण की जिया, अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण यानी आर, अपवर्तन कोण यानी आर की जिया, जिया मतलब साइन, जिया मतलब साइन, किसका अपवर्तन कोण की जिया? तो अपवर्तन कोण की जिया, अपवर्तन कोण की जिया यानी साइन आर। तो प्रकाश के किसी विशेष वर्ण के लिए आपतन कोण यानी आई की जिया, जिया मतलब साइन, अपवर्तन कोण यानी आर की जिया, जिया मतलब साइन का अनुपात, अनुपात यानी एक ऊपर एक नीचे का अनुपात एक नियतांक होता है। एक क्या होता है? नियतांक होता है। यह है सनेल का नियम। क्या है? सनेल का नियम। तो सनेल का नियम क्या है? प्रकाश के किसी विशेष वर्ण के लिए आपतन कोण की जिया यानी साइन आई, अपवर्तन कोण की जिया यानी साइन आर का अनुपात एक नियतांक होता है, एक नियतांक होता है। नियतांक को म्यू से लिखकर करते हैं, नियतांक को म्यू से लिखकर करते हैं। अब बताओ, अगर ये देखो, ये क्या है? सघन माध्यम, तो इसका अपवर्तनांक मान लिया μ1 और ये क्या है? विरल माध्यम नीचे, तो इसका अपवर्तनांक मान लिए μ2। क्या मान लिए? μ2। ठीक है ना। तो म्यू बराबर क्या हो जाएगा? तो इसको हम लिख सकते हैं, जो नीचे है वो चला जाएगा ऊपर, यानी μ2 चल जाएगा ऊपर, और जो ऊपर है μ1 ये कहाँ चला जाएगा? नीचे। क्या हो जाएगा? नीचे। ठीक है ना। यानी सनेल के नियम से क्या होगा? सनेल का नियम से हो जाएगा साइन आई बटा साइन आर बराबर μ2 यानी दूसरी माध्यम का अपवर्तनांक बराबर μ1 यानी पहली माध्यम का अपवर्तनांक। ठीक है ना। ये हो गया सनेल के नियम से। ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा जान लेते हैं कि हवा में प्रकाश का चाल कितना होता है? हवा और निर्वात, निर्वात मतलब हो गया कि जहाँ कुछ नहीं है, ना तो हवा है, कोई माध्यम नहीं है, ना तो हवा है, ना तो जल है, यानी कोई भी माध्यम नहीं है, उसको बोलते हैं निर्वात। क्या बोलते हैं? निर्वात। तो हवा और निर्वात में लगभग प्रकाश की चाल सेम होता है। ठीक है ना। तो देख लेते हैं प्रकाश की चाल कहाँ पर कितना होता है। तो हवा में तो पूछेगा निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है, तो बोलना है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्या बोलेंगे? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। पूछेगा हवा में भी कितना होता है, तो हवा में प्रकाश की चाल इतने होता है, लगभग इतना ही होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लेकिन पूछेगा बताओ पानी में प्रकाश की चाल कितना होता है, पानी में पूछेगा कितना होता है, तो बोलना है कितना? 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 8 मीटर पर सेकेंड। ये हो गया पानी में। किस में हो गया? पानी में हो गया। ठीक है ना। या इसी को बोलेंगे 2.25 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, 2.25 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है ना।
यही पूछेगा बताओ कि कांच में प्रकाश काल कितना होता है, कांच यानी शीशा में प्रकाश काल कितना होता है, तो बोलना है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। या बोलेंगे 2 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, 2 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब हम थोड़ा देख लेते हैं कि अपवर्तनांक किसे कहते हैं। अपवर्तनांक को इंडिकेट करते हैं एन से, किससे इंडिकेट करते हैं, एन से, किससे, एन से। अपवर्तनांक किसे कहते हैं, तो निर्वात में प्रकाश की चाल यानी हवा में प्रकाश की चाल, ठीक है ना। निर्वात और हवा में लगभग सेम होता है, इसलिए निर्वात और हवा हम बोल दें, ठीक है ना। तो निर्वात में प्रकाश की चाल और उस माध्यम में, उस माध्यम मतलब जिस माध्यम को हमको निकालना है, जैसे पानी का निकालना है तो पानी में प्रकाश की चाल, कांच का निकालना है तो कांच में प्रकाश की चाल, हीरा में निकालना है तो हीरा में प्रकाश की चाल, ठीक है ना। तो अपवर्तनांक किसे कहते हैं, तो निर्वात में प्रकाश की चाल बटा उस माध्यम प्रकाश की चाल के अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं, ठीक है ना। क्या कहते हैं, अपवर्तनांक, ठीक है। तो मान लो कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है, निर्वात में प्रकाश की चाल होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। अब मान लो कि हमको निकालना है कि पानी का अपवर्तनांक कितना होगा, पानी का अपवर्तनांक कितना होगा, पानी का अपवर्तनांक निकालना है तो यहाँ पर दे देंगे हम पानी में प्रकाश की चाल नीचे, तो पानी में प्रकाश चाल कितना होता है 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये होता है पानी में प्रकाश की चाल। और जब इसको कट करेंगे तो काट दो, 10⁸ से 10⁸ खत्म हो जाएगा और नीचे बचा 2.25, तो 2.25 से जब हम 3 को काटेंगे तो आएगा 1.13, कितना आएगा 1.13, तो पानी का अपवर्तनांक हो गया 1.13। इसी प्रकार बोला कि बताओ कांच का अपवर्तनांक कितना होगा, कांच का अपवर्तनांक, तो अपवर्तनांक को इंडिकेट करते हैं एन से, किससे करते हैं, एन से। पूछ रहा है कांच का अपवर्तनांक, तो ऊपर में लिखो निर्वात में प्रकाश की चाल, तो निर्वात में प्रकाश की चाल होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 8 मीटर पर सेकेंड। निकालना है कांच का अपवर्तनांक, तो कांच का अपवर्तनांक निकालना है तो कांच में प्रकाश की चाल नीचे लिखना है, तो कांच में प्रकाश की चाल कितना होता है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और देखो 10⁸ से 10⁸ कट जाएगा, 2 से 3 काट दो, कितना बार में कटेगा, तो 1.5 बार में, यानी 1.5, तो कांच का अपवर्तनांक हो गया 1.5, ठीक है ना। इसी प्रकार अगर हीरा का अपवर्तनांक निकालिएगा तो हीरा का अपवर्तनांक आता है, हीरा अपवर्तनांक आएगा 2.42, ठीक है ना। तो पूछेगा बताओ किस पदार्थ का सबसे ज़्यादा अपवर्तनांक होता है, तो बोलना हीरा का, क्या बोलना, हीरा का, ठीक है ना। हीरा कितना आता है 2.42, तो ये 3 को याद कर लो। पानी का अपवर्तनांक 1.33, पानी का अपवर्तनांक 1.33, कांच का अपवर्तनांक 1.5, कांच का अपवर्तनांक 1.5, हीरा का अपवर्तनांक 2.42, हीरा का अपवर्तनांक 2.42। अब समझते हैं पार्श्विक विस्थापन क्या है, पार्श्विक विस्थापन। तो अब समझते हैं पार्श्विक विस्थापन, लेटरल डिस्प्लेसमेंट, क्या बोलते हैं, लेटरल डिस्प्लेसमेंट किसे कहते हैं ये समझते हैं, ठीक है ना। देखो पार्श्विक विस्थापन किसे कहते हैं ये आराम से समझना है। देखो ये कहाँ है अभी प्रकाश, ये कहाँ है अभी, हवा में है, कहाँ पर है, हवा में, कहाँ पर है, हवा में है, ठीक है ना, आराम से समझो। तो देखो ये प्रकाश अभी कहाँ है, ये अभी है, ये अभी मेरा है कहाँ पर, हवा में, कहाँ पर है, ये अभी है हवा में, तो हवा हो गया विरल माध्यम। अब ये कहाँ जाएगा, अब ये जाएगा कहाँ पर, अब ये जाएगा कांच में, कहाँ जाएगा, कांच में, कहाँ जाएगा, कांच में, तो कांच हो गया सघन माध्यम। जैसे ये कांच में जाएगा तो किधर मुड़ जाएगा, अभिलंब की ओर, देखो मुड़ गया, किधर मुड़ गया है, अभिलंब की ओर, किधर मुड़ गया है, अभिलंब की ओर, किधर मुड़ गया, देखो ये अभिलंब की ओर मुड़ गया, किधर मुड़ गया, अभिलंब की ओर, किधर मुड़ गया, अभिलंब की ओर, ठीक है ना। अब देखो ये प्रकाश जो ब्लू अथी पिंक वाला दिखाई दे रहा है, ये कहाँ है, कांच में, कहाँ पर है, कांच में, तो कांच हो जाएगा क्या, सघन माध्यम। लेकिन जैसे ही प्रकाश कांच से बाहर निकलेगा, तो कांच से बाहर निकलेगा तो फिर कहाँ जाएगा, फिर आ जाएगा ये हवा में, तो हवा हो जाएगा विरल माध्यम। हवा क्या हो जाएगा, हवा हो जाएगा विरल माध्यम, हवा हो जाएगा आपका विरल माध्यम। और जैसे ही विरल माध्यम में जाएगा, तो जैसे ये विरल माध्यम में जाएगा, कांच से निकल कर हवा, कांच से निकल कर प्रकाश विरल माध्यम में जाएगा, तो ये अभिलंब से दूर भाग जाएगी, अभिलंब से देखो दूर भागे, कहाँ भागे, अभिलंब से दूर। तो देखिए पगलबा को, ये पगलबा जो है इसको जाना चाहिए था सीधा, ये जो हरा वाला जो दिख रहा है इसको जाना चाहिए था सीधा, जाना चाहिए था इस दिशा में, किधर जाना चाहिए सा, यानी जो ये है ग्रीन वाला है इसको जाना चाहिए था सीधा, किधर जाना चाहिए था सीधा, लेकिन ये सीधा जा पाया, सीधा नहीं जा पाया है, ठीक है ना, सीधा जा पाया, नहीं जा पाया।
तो देखो ये कितना मुड़ गया है, तो इसको जाना चाहिए था इस तरह सीधा जाना चाहिए था, लेकिन ये कितना मुड़ गया है, तो ये मुड़ के आगे यहाँ पर कितना आ गया यहाँ पर, ठीक है ना। तो जितना मुड़ा ये दोनों के बीच के जो लंबिक दूरी होगा यानी जो अभिलंब दूरी होगा, यानी इसके ऊपर डाल देंगे समकोण, क्या बना देंगे हम, बनाएंगे यहाँ पर समकोण, क्या बनाएंगे समकोण। तो ये जो बाहर निकल गया किरण इसको बोलेंगे निर्गत किरण, क्या बोलेंगे निर्गत किरण। ये जो बाहर निकले इसको क्या बोलेंगे निर्गत किरण, ये जो बाहर निकले इसको क्या बोलेंगे निर्गत किरण। और ये जो आपतित किरण है इसको जाना चाहिए था सीधा, इसको जाना चाहिए था सीधा, इसको जाना चाहिए था सीधा। तो ये दोनों के बीच की जो दूरी होगा लंबिक दूरी, तिरछा दूरी नहीं, लंबिक दूरी यानी लंब डालकर 90 डिग्री डालकर जो लंबिक दूरी होगा उसी को बोलेंगे पार्श्विक विस्थापन, क्या बोलेंगे पार्श्विक विस्थापन। फिर से समझो एक बार, देखो ये क्या है मेरा, ये मेरा है, यहाँ ध्यान दो, ये मेरा है आपतित किरण, क्या है आपतित किरण। ये हो गया अपवर्तित किरण, ये क्या हो गया अपवर्तित किरण, क्या हो गया अपवर्तित किरण। फिर ये बाहर निकला तो ये हो गया निर्गत किरण, ये क्या हो गया निर्गत किरण। देखो ये आपतित किरण जाना चाहिए था सीधा, जाना चाहिए था सीधा, और तो लेकिन ये चला आया यहाँ, कहाँ चला आया यहाँ पर, तो ये मेरा कराएगा निर्गत किरण। तो ये आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच जो लंब दूरी है यानी जो दूरी है उसी को बोलेंगे पार्श्विक विस्थापन। लंबिक दूरी मतलब हुआ कि लंब डाल दो यानी तिरछा दूरी नहीं। आगे बढ़ते हैं, आप प्रिज्म के बारे में समझते हैं। अब समझते हैं हम प्रिज्म के बारे में। देखो ये क्या है, ये है त्रिकोणीय प्रिज्म है, क्योंकि यहाँ देखो त्रिभुज का निर्माण कर रहा है, किसका निर्माण कर रहा है त्रिभुज का, पीछे भी त्रिभुज का निर्माण कर रहा है। तो ये हो गया त्रिकोणीय त्रिभुज, क्या हुआ त्रिकोणीय प्रिज्म, क्या हुआ त्रिकोणीय प्रिज्म। सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि बताओ प्रिज्म में कितना सतह होता है। तो देखो एक सतह ये वाला, एक सतह इधर वाला, एक सतह इधर वाला, एक इधर जो ग्रीन दिखाई दे रहा है इधर वाला, एक तो नीचे होगा जिस पर रखा हुआ है बेस, जिस पर रखा हुआ है। तो प्रिज्म में 5 सतह होता है, प्रिज्म में 5 सतह होता है। ये तो समझ गए आप लोग। फिर देखो ये जो दिखाई दे रहा है भुजा, ये क्या दिखाई दे रहा है, ये जो भुजा दिखाई दे रहा है ये सभी क्या है, ये सभी है प्रिज्म का किनारा, क्या है प्रिज्म का किनारा, ठीक है ना। अब यहाँ ध्यान दो, अब ये त्रिभुज दिखाई दे रहा है, ठीक है ना, इसको बोलेंगे बेस, क्या बोलेंगे बेस, ठीक है ना। तो बताओ प्रिज्म में कितना सतह होता है 5 सतह, ठीक है ना। प्रिज्म के किनारा को ये सभी क्या होगा प्रिज्म के किनारा, क्या होगा प्रिज्म के किनारा। अब यहाँ ध्यान दो, पूछेगा प्रिज्म में कितना समतल सतह होता है। तो देखो एक समतल सतह ये है, एक समतल सतह ये है, और एक जिस पर रखा हुआ है आधार, वो क्या हो गया। तो प्रिज्म में 3 समतल सतह होता है। प्रिज्म में कितने त्रिभुजाकार सतह होता है, तो एक त्रिभुजाकार सतह इधर है, एक इधर पीछे है, तो कितना हो गया 2 सतह होता है। कितना होता है प्रिज्म में 2 सतह होता है, ठीक है ना। अब देखो ये जो यहाँ जो कोण बन रहा है इसको बोलेंगे प्रिज्म का कोण, क्या बोलेंगे प्रिज्म का कोण। प्रिज्म के बारे में इतना ही देखना है। और प्रिज्म से ही बनता है लेंस, छोटा छोटा प्रिज्म के टुकड़ा से बनता है क्या लेंस, क्या बनता है लेंस बनता है, ठीक है ना। प्रिज्म कई प्रकार का होता है, लेकिन हम लोग को पढ़ना है यही त्रिभुजाकार प्रिज्म के बारे में, त्रिकोणीय प्रिज्म के बारे में। देखो प्रिज्म का जो मेन काम है वो क्या है कि इससे जो प्रकाश जाएगी, प्रिज्म से होकर जो प्रकाश जाएगी वो किधर मुड़ जाएगी, तो वो आधार की ओर मुड़ जाएगी। किधर मुड़ जाएगी आधार की ओर, किधर मुड़ेगी आधार की ओर। तो प्रिज्म से जो भी प्रकाश जाएगा किधर मुड़ेगा आधार की ओर, किधर मुड़ेगा आधार की ओर। अब हम लोग को ध्यान देना है क्या कि हम लोग जब प्रिज्म बनाएंगे तो इतना डिफिकल्ट प्रिज्म नहीं बनाएंगे। हम लोग क्या करेंगे प्रिज्म का, देखो ये सिर्फ दिखाई देता है जो बेस है ये दिखाई देता है, तो हम लोग को जब प्रिज्म बनाना होगा तो सिर्फ इस तरह त्रिभुज बना देंगे, यही हम लोग को बोलेंगे प्रिज्म है, क्या है प्रिज्म है, ठीक है ना। तो अब जब हमको प्रिज्म बनाना होगा तो इतना डिफिकल्ट नहीं बनाएंगे, सिर्फ त्रिभुज बना देंगे, इसी को क्या बोलेंगे प्रिज्म, क्या बोलेंगे प्रिज्म। अब यहाँ ध्यान देखो ये मेरा क्या आ गया प्रिज्म, सिर्फ त्रिभुज बना दिए तो समझ जाओगे प्रिज्म है। अब यहाँ ध्यान दो, यहाँ पर देखो ये क्या है आपतित किरण, क्या है आपतित किरण। तो यहाँ पर तो हवा होगा और ये प्रिज्म है, तो हवा हो गया विरल माध्यम, ये होगा सघन माध्यम। तो विरल से सघन में जा रहा है तो यहाँ पर डाल दो अभिलंब, तो ये क्या होगा ये अभिलंब की ओर। देखो ये किरण इधर जाना चाहिए लेकिन ये क्या हुआ ये इधर मुड़ गया, यानी किधर मुड़ गया ये अभिलंब की ओर मुड़ गया, किधर मुड़ गया अभिलंब की ओर, ठीक है ना। तो देखो ये इधर मुड़ गया, ठीक है ना। अब ये अभी कहाँ पर है, ये है प्रिज्म में, तो ये क्या है मेरा प्रिज्म में हो गया ये सघन माध्यम। अब ये कहाँ जा रहा है, ये जा रहा है अब क्या हवा में, तो क्या हो जाएगा ये जाएगा हवा में, तो क्या हो जाएगा जाएगा विरल माध्यम में। तो यहाँ डाल देते हैं अभिलंब, क्या डाल दिए अभिलंब। तो बताओ तो ये अभी है मेरा सघन माध्यम में, अब जाएगा ये हवा में, तो क्या होगा ये अभिलंब से दूर भागेगा। तो देखो अभिलंब से दूर भाग गया, देखो ये अभिलंब से दूर भाग गया ना, अभिलंब से दूर भाग गया। तो क्या बताए थे यहाँ देखो हम बताए थे क्या कि देखो ये प्रिज्म अभी है, तो अभी ये हवा में है, तो ये अभी है विरल माध्यम में। कहाँ है विरल माध्यम में, यहाँ हम डाल दिए अभिलंब, यहाँ क्या डाल दिए अभिलंब, ठीक है ना। तो ये किरण को जाना चाहिए था इधर, किरण को जाना चाहिए था
इधर, लेकिन इधर नहीं जाएगा क्योंकि विरल से सघन में जा रहा है, तो ये अभिलंब की ओर भागेगा। किधर भागेगा? अभिलंब की ओर। तो देखो ये किरण को जाना चाहिए इधर, लेकिन ये चल गया इधर, यानी अभिलंब की ओर देखो मुड़ गया। किधर मुड़ गया? अभिलंब की ओर ये मुड़ गया, ठीक है ना। अभिलंब क्योंकि इसके नीचे है, ये अभिलंब है तो अभिलंब की ओर मुड़ गया। अब ये अभी तक ये किरण जो है ये कहाँ पर है? ये है सघन माध्यम यानी प्रिज्म के अंदर। अब ये बाहर निकलेगा तो कहाँ जाएगा? विरल माध्यम में। तो विरल माध्यम में जाएगा तो चलो यहाँ हम अभिलंब डाल देंगे। क्या डाल दिए? अभिलंब। क्या डाल दिए? अभिलंब। जैसे ये विरल माध्यम में जाएगा तो क्या होगा? अभिलंब से दूर भागेगा, तो इसको जाना चाहिए था सीधे, लेकिन ये देख यहाँ पर ऊपर में अभिलंब, तो अभिलंब से ये दूर भागेगा तो कहाँ चला गया? चला गया कहाँ? नीचे। कहाँ चला गया? नीचे। तो इस प्रकार देखो किरण इधर आई, किरण देखो इधर आई, फिर इतना मुड़ी, फिर इतना मुड़ी। तो ये देखो किरण के वास्तविक पथ ये वाला है। क्या है? ये वाला। लेकिन किरण मुड़ गया कितना? तो किरण मुड़ गया इतना, ठीक है ना। तो इसी कोण को बोलेंगे विचलन कोण, यानी जितना किरण मुड़ गई उसको बोलेंगे विचलन कोण। क्या बोलेंगे? विचलन कोण। क्या बोलेंगे? विचलन कोण, ठीक है ना। यहाँ फिर समझो, यहाँ ध्यान दो। देखो किरण का वास्तविक पथ है ये वाला। किरण का वास्तविक पथ कौन है? तो ध्यान दो, यहाँ पर किरण का जो वास्तविक पथ है वो ये वाला है। किरण को वास्तव में यहाँ जाना चाहिए, लेकिन किरण कितना मुड़ गया? तो किरण इतना मुड़ गया। तो जितना ये मुड़ा इसको बोलते हैं विचलन कोण। क्या बोलते हैं? विचलन कोण। क्या बोलते हैं? विचलन कोण। इसको इंडिकेट करते हैं डेल्टा से। कैसे इंडिकेट करते हैं? डेल्टा। तो ये चिन्ह बताएं, इसको बोलते हैं डेल्टा। क्या बोलते हैं? डेल्टा। आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ना है लेंस के बारे में। तो लेंस दो प्रकार का होता है। एक होता है उत्तल लेंस जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्वेक्स लेंस। एक होता है अवतल लेंस जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉनकेव लेंस। क्या बोलते हैं? कॉनकेव लेंस। इसी को इंग्लिश में बोलते हैं कॉनवेरिंग लेंस, इसको बोलते हैं डाइवर्जिंग लेंस। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये उत्तल लेंस जो है किरण को एक बिंदु पर मिलाने का काम करेगा, तो इसको इसलिए बोलते हैं कॉनवेरिंग लेंस यानी अभिसारी लेंस। और ये अवतल लेंस जो क्या करेगा? ये पगलवा, ये क्या करेगा? जो किरण आ रही है उसको फैला देगा। फैला देगा यानी फैलाने का काम करता है, इसलिए इसको बोलते हैं अवसारी लेंस या डाइवर्जिंग लेंस। तो ये दोनों लेंस के बारे में हमको पढ़ना है, ठीक है ना। तो उत्तल लेंस को पहचानने का नियम क्या है? उत्तल लेंस का जो परावर्तक सतह है, यानी उत्तल लेंस का जिस पर किरण टकराएगी ये सतह देखो, और इससे किरण टकराएगी तो ये सतह देखो, ये दोनों क्या है? ये दोनों है उठा हुआ। क्या है? तो उससे उठा हुआ, उससे उत्तल लेंस, उससे उठा हुआ तो उससे उत्तल लेंस। तो जिस लेंस का परावर्तक सतह अपवर्तक सतह उठा होगा उसको बोलेंगे उत्तल लेंस, और जिस लेंस का अपवर्तक सतह देखो अंदर होगा, ये देखो अंदर है। कहाँ है? अंदर है। ये भी क्या है? अंदर है। तो ओ से अंदर, ओ से अवतल लेंस, ओ से अंदर, ओ से अवतल लेंस। तो देखो इसका अपवर्तक सतह अंदर है तो ये हो गया अवतल लेंस। क्या हो गया? अवतल लेंस। तो जिसका अपवर्तक सतह उठा रहेगा उसको बोलेंगे क्या? उत्तल लेंस। और जिसका अपवर्तक सतह धंसा रहेगा उसको क्या बोलेंगे? अवतल लेंस, ठीक है ना। तो अब समझते हैं कि प्रतिबिंब कैसे बनता है। प्रतिबिंब के लिए 3 नियम है, वो 3 नियम याद रखो। प्रतिबिंब फटाफट बनाने आप लोग सीख जाएंगे। जो देखते हैं वो 3 नियम कौन कौन है। अब थोड़ा देख लेते हैं कि जो ये उत्तल लेंस है इसको अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं? क्योंकि यह किरणों को, समांतर आने वाली किरणों को एक बिंदु पर मिलाने का काम करते हैं, इसलिए उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है, जबकि अवतल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है। क्योंकि अवतल लेंस समांतर आने वाली किरण को फैलाने का काम करते हैं। जैसे देखते हैं, जैसे देखो ये किरण क्या आ रही है? ये समांतर आ रही है। कहाँ आ रही है? समांतर, ठीक है ना। उसी प्रकार ये सभी किरण देखो एक दूसरे के समांतर है। कहाँ? एक दूसरे के समांतर है। तो ये जब लेंस होकर गुजरेगी तो क्या करेगी? एक बिंदु पर जाके मिलेगी। कहाँ मिलेगी? एक बिंदु पर जाके मिल जाएगी। देखो ये क्या किया यहाँ पर, यहाँ ध्यान दो, ये यहाँ पर क्या हुआ? सब जाकर एक बिंदु पर मिल गया। तो मिलाने का काम कौन किया? ये उत्तल लेंस किया। इसलिए उत्तल लेंस को कहते हैं हम अभिसारी लेंस। क्या कहते हैं? अभिसारी लेंस। यही देखते हैं अवतल लेंस में। अवतल लेंस ही करेगा, ये क्या करेगा? यहाँ ध्यान दो, ये अवतल लेंस देखते हैं। ये अवतल लेंस जो है ये क्या करेगा? ये समांतर किरण जितना भी आएगा तो ये पगलवा क्या करेगा? अवतल लेंस ये क्या करेगा? फैलाने का काम करेगा। देखो अब ये अवतल लेंस से होकर जब बाहर निकलेगा तो ये क्या हो जाएगा? फैल जाएगा। ये तो सीधे निकल जाएगा जो है, लेकिन ये भी क्या हो जाएगा? फैल जाएगा। तो अवतल लेंस किरणों को फैलाने का काम करता है, इसलिए अवतल लेंस को कहा जाता है अपसारी लेंस। अप मतलब फैलाने वाला, ठीक है। अब समझना है कि अवतल लेंस में जो होता है 2 फोकस होता है और 2 वक्रता केंद्र होता है, ठीक है। कैसे 2 होता है ये समझो। देखो ये सतह जो दिखाई दे रहा है, ये सतह, ये क्या है? इसको गोल करेंगे तो एक वृत्त का निर्माण इधर होगा, तो वृत्त का केंद्र तो कहीं होगा, तो वृत्त का केंद्र यहाँ पर हो गया, ठीक है ना। उसी प्रकार ये सतह जो दिखाई दे रहा है इसको गोल करेंगे तो इधर भी वृत्त का निर्माण करेगा, तो इसका केंद्र मान लो यहाँ पर है। तो इस प्रकार क्या हुआ? इस प्रकार जो है ये लेंस है, इसका 2 वक्रता केंद्र हो गया। कितना हो गया? 2 वक्रता केंद्र। और लेंस के वक्रता केंद्र को हम इंडिकेट करते हैं किससे? तो 2F से। किससे इंडिकेट करते हैं? 2F से। तो इसको भी बोलेंगे 2F। क्या बोलेंगे? 2F।
एक को बोलेंगे 1, एक ठो बोलेंगे 2। क्या बोलेंगे? 2। अब 1 किसको बोलेंगे, 2 किसको बोलेंगे, ये ध्यान देना है, ठीक है ना। 1 उसको बोलेंगे जहाँ पर किरण वास्तव में जा काटेगी वो कहलाएगी 2। क्या कहलाएगी? 2, ठीक है ना।